हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 130 क्वेश्चन का देख लीजिए। यहाँ पे 130 क्वेश्चन तक आएंगे आज, ठीक है। तो आप सब लोग जल्दी से इस वीडियो को शेयर करिए। जो लोग नहीं आ पाए हमारे इस वीडियो पे, तो वो लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे। और 9:30 बजे दोस्तों आप लोग प्रतिदिन रेडी रहना। आपको टेलीग्राम पे हमेशा क्लास का इन्फॉर्मेशन मिलता है कि आज होगा या नहीं होगा। क्यूज वगैरह सारा चीज़ मिलते रहता है। यूट्यूब पर भी क्यूज होता है कम्युनिटी गाइड में। कम्युनिटी में आप लोग जाइएगा तो वहाँ पे ढेर सारा वोटिंग वाला होगा, तो उसको आप लोग जरूर वोट दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों टेलीग्राम पे भी क्यूज टेस्ट होता है, तो उसको भी ज्वाइन करिएगा आप सभी लोग। और 9:30 बजे जीके का टेस्ट जरूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं। जितने भी लोग आ गए हैं, एक बार फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दबा के लाइक और शेयर करिए, और आंसर भी दबा के करिएगा यहाँ पे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 97 97 तक हम लोग पहुँच गए हैं। और भी वीडियो सीरीज आपको मिल गया, प्लेलिस्ट बन गया है, जा करके देख सकते हैं जो लोग नए बच्चे हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी अपनी आत्मगाथा लिखी थी? हाँ जी, अपनी आत्मगाथा किस सुल्तान ने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, दिल्ली का कौन सा ऐसा सुल्तान था जो आत्मगाथा लिखा था? आप ही लोग बताना, आंसर जल्दी से बताना। कौन था? कौन वो शासक था जी? कौन वो शासक था? तो चलिए दोस्तों, मिलाइएगा जो लोग आंसर कर रहे हैं। बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जो लोग ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक को बता रहे हो उनका राइट है, ठीक है। फिरोज तुगलक ने अपनी ये आत्मगाथा लिखी थी, ठीक है। तो ध्यान रखना इस सब क्वेश्चंस को। चलिए जी, अगला क्वेश्चन नंबर 98। प्रैक्टिस करते रहना दोस्तों हमारे साथ। 9:30 आप लोग प्रतिदिन प्रैक्टिस करो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। एक बार पढ़ के आओ सब्जेक्टिव, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव का ट्राई करो। लूसेंट पढ़ना लेकिन जरूर। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? हाँ जी, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर बी है अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, आप ही लोग तो आंसर बताना, जल्दी से बताना क्या होगा। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? जल्दी से बताइए। आप लोग कोशिश करना ना कि 5 से 6 सेकंड के अंदर में आंसर धड़ाक धड़ाक करते जाएं, ठीक है। और सभी लोग करिए, सभी लोग आंसर नहीं करते हैं, ठीक है। मैं पिछला वीडियो देखा था, उसमें कमेंट देखा कि बहुत सारे विद्यार्थी लोग नहीं करते, केवल देखते रहते हैं। तो ऐसा नहीं, कुछ है गलत होगा, क्या होगा? गलती ना होगा, सीखेंगे कहिया? अभी सीखने आए हैं। हाँ, एग्जाम में गलती होगा तो दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे गलती होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सीखेंगे उसको। तो आप सभी लोग आंसर जरूर करिए, सीखना है, ठीक है, शर्माना नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दिया। और कुछ बच्चे बात भी करते रहते कमेंट सेक्शन में, तो बात नहीं करना, एकदम बात नहीं करना, नहीं तो अगली बार से क्या होगा, कमेंट, लाइव कमेंट को बंद कर दूंगा। नहीं तो लाइव कमेंट को बंद कर दूंगा अगर बात करोगे तो, सीधा बात, ठीक है। तो इसका आंसर देख लो, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या बता रहे सभी लोग? सिकंदर लोदी। हाँ जी, सिकंदर लोदी थे। कौन थे? सिकंदर लोदी। यह जी सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी ही होगा, ठीक है। बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए 99 आ गया जी। 99 रुपया टेस्ट प्राइज भी मैंने 99 रुपया ही रखा है, लेकिन अभी उसका पब्लिक नहीं किया हूँ, ठीक है। उसके बारे में भी मैं यूट्यूब पर नहीं बताया हूँ, तो आप सब लोग टेंशन नहीं लीजिए। टेस्ट सीरीज का भी आयोजन होगा हमारे चैनल पे। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? हाँ जी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? जल्दी से बता दो। ऑप्शन नंबर ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद बिन तुगलक, और उपयुक्त, और डी है उपयुक्त में से सभी। क्या होगा राइट आंसर? हिस्ट्री है जी, हिस्ट्री, इसी को कहते हैं हिस्ट्री। तो जल्दी से बताइए, तो आप सभी लोग आंसर करिए तो धड़ाक धड़ाक। हाँ जी, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो बहुत अच्छा, जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो, मोहम्मद बिन गजनबी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी यार, गजनबी बार बार बोला जा रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक, क्या? मोहम्मद बिन तुगलक, रंग दिया है पूरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। याद कर लो, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 100 अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? अरे वाह, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर बी है राम राय, ऑप्शन नंबर सी है हरिहर प्रथम, ऑप्शन नंबर डी है देवराय द्वितीय। किसके दरबार में दोस्तों अष्टदिग्गज थे? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। आशा है कि सभी स्टूडेंट बताएंगे, आशा है कि सभी स्टूडेंट इसका आंसर बताएंगे। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग उत्तर करिए।
चलिए जी, हाँ जी, कोशिश करिए 5 से 6 सेकंड में। तो चलिए मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर मिलाइएगा सभी लोग। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो वो थे कृष्ण देव राय के दरबार में, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्ण देव राय। अब कृष्ण देव राय के बारे में जान लीजिए। आप लोगों ने सीरियल जानते होंगे, जरूर आप लोग ये सीरियल जानते हो, तेनाली रामा। तेनाली रामा को आप लोग जानते हो, जो कि बहुत ही विद्वान विदुषी था, ठीक है, बहुत ही विद्वान विदुषी था। और उसका सलाहकार कौन था? कृष्ण देव राय का सलाहकार वही था दोस्तों। कौन था? तेनाली रामा। बहुत ही तेज था। आप लोग उसका कहानी या कविता यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, तो उसको भी पढ़ लोगे। तो अष्टदिग्गज में से एक था, ठीक है, तेनाली रामा अष्टदिग्गजों में से एक था, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 101 आ गया आपके स्क्रीन पे, उत्तर धराधर करिए। कहता है कृष्ण देव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री था। हाँ जी, कृष्ण देव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री पहला कौन था? ऑप्शन नंबर ए है डोमिगा पायस, ऑप्शन नंबर बी है बारबोसा, ऑप्शन नंबर सी है नूनीज, ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। यानी कि बारबोसा भी आए थे और डोमिगा पायस भी। कौन थे जी जो कि कृष्ण देव राय के दरबार में आया था? पुर्तगाली यात्री था, यानी कि यूरोप से। और भारत का खोज किसने किया था? तो पुर्तगाली यात्री ने ही, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। क्या देखते हैं? 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि बारबोसा और डोमिगा पायस, ये दोनों यात्री कृष्ण देव राय के दरबार में आए थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102 कहता है प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यद, ठीक है, अमुक्त माल्यद की रचना किसने की? हाँ जी, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए है मल्लिकार्जुन, ऑप्शन नंबर बी है देवराय प्रथम, ऑप्शन नंबर सी है कृष्ण देव राय, ऑप्शन नंबर डी है तेनालीराम। देखिए तेनालीराम का नाम आ गया ना तेलुगु में। ये किस साइड के थे? कृष्ण देव राय तेलुगु देने के, यानी तमिलनाडु साइड का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्ता माल्यद, ठीक है, अमुक्ता माल्यद की रचना किसने किया था? तो वो थे कृष्ण देव राय, ठीक है, इन्होंने ही रचना किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 आ गया। कहता है विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले? हाँ जी, विजयनगर जो साम्राज्य था जिसके राजा कृष्ण देव राय थे, उसका खंडहर कहाँ मिला था? ऑप्शन नंबर ए है गुलबाड़गा, ऑप्शन नंबर बी है बीदर, ऑप्शन नंबर सी है हम्फी, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से आप सभी लोग उत्तर करके बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए जी, हाँ जी, मिलाते चलिएगा सभी लोग मिलाते चलिएगा। तो बिहार साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले थे? तो वो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं उनका राइट है हम्फी में, ठीक है। कहाँ पे? हम्फी में हो जाएगा जी, हाँ जी, ध्यान रखना हम्फी में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था? हाँ जी, 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था? ऑप्शन नंबर ए है बहमनी, ऑप्शन नंबर सी है विजयनगर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है विजयनगर, ऑप्शन नंबर सी है जैनपुर, ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली सल्तनत। क्या हो जाएगा? हाँ जी, किस साम्राज्य का पतन हो गया था तालीकोटा के युद्ध के बाद? चलिए देखिएगा सभी लोग मिलाइएगा, जो लोग उत्तर कर रहे हैं वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विजयनगर के साम्राज्य का, यानी कृष्ण देव राय साम्राज्य खत्म हो गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 आ गया, जल्दी से बताइए अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह थी? हाँ जी, अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह थी? ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर बी है बाबा फरीद, ऑप्शन नंबर सी है शेख अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर डी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। हाँ जी, कौन बाबा थे, कौन सूफी संत थे जी कि जो अजमेर में उनका दरगाह है? जल्दी से बताइए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अजमेर में कौन सूफी संत जी थे। तो वो थे ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका राइट है ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 आ गया। कहता है कबीर के उपदेशों का संग्रह कहा जाता है? हाँ दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कबीर के उपदेशों को संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है शबद, ऑप्शन नंबर बी है बीजक, ऑप्शन नंबर सी है गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, इसका तो आंसर आप लोग बता दोगे, मुझे भरोसा है दोस्तों, 100% भरोसा है कि आप लोग इसका आंसर बताओगे। तो आप सभी लोग कमेंट दीजिए, इस पर टाइम लीजिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर।
हाँ जी, क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, कबीर के उपदेशों के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बीजक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बीजक कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं उनका राइट है। अति सुंदर, बहुत अच्छा बी वाले का। चलिए जी, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 107 आ गया। कहता है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे। हाँ जी, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है, जल्दी से बता दीजिए इसका भी आंसर। ऑप्शन नंबर है रामानुजन, ठीक है, रामानुजाचार्य, ठीक है, रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर बी है चैतन्य। ऑप्शन नंबर सी है रामानंद। ऑप्शन नंबर डी है मीरा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, प्रिंट में मिस्टेक है दोस्तों। ठीक है, बढ़िया से पीडीएफ नहीं बन पाया है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। मैं बोल दे रहा हूँ, उसका ध्यान रखना। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का फैलाने का श्रेय किसे जाता है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रामानंद। ठीक है, रामानंद को दोस्तों उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय जाता है, तो याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 108 कहता है संत कीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। डेली 9:30 बजे दोस्तों जीके का क्लास होता है, तो आप सभी लोग आ सकते हैं। बाय चांस किसी दिन किसी वर्क के कारण, किसी काम के कारण आपका क्लास का बंद किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे दे दिया जाता है। ठीक है, बंद होगा तो टेलीग्राम पे दे दिया जाता है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, संत कीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। कौन थे जी जन्मदाता, कौन थे जन्मदाता, तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तब तक आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। जो लोग हमारे साथ चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही क्विज टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए और क्लास का पीडीएफ पाने के लिए और क्लास का टाइमिंग जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, टोटल लर्निंग सर्च करना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा चैतन्य। ठीक है, संकीर्ण क्या है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे, तो वो थे चैतन्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 109 आ गया। क्वेश्चन नंबर 109 आ गया, कहता है नामदेव कहाँ के संत थे। अरे वाह, नामदेव, क्या नाम है भाई। ऑप्शन नंबर ए बंगाल, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। नामदेव कहाँ के संत थे, वाह, जल्दी से बता दीजिए। नामदेव का नाम ही बता दीजिए आप लोग, कहाँ के नामदेव थे, जल्दी से बताइए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नामदेव संत जी कहाँ के थे, तो वो थे महाराष्ट्र के। कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे, यानी कि जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका राइट है। ठीक है, याद करते रहिएगा सब क्वेश्चन, जिनको नहीं याद है वो लोग याद कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर बी है मध्यवा आचार्य, ऑप्शन नंबर सी है रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर डी है निम्बकाचार्य। हाँ जी, कौन थे अद्वैतवाद के प्रवर्तक। 110 तक हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। 130 टारगेट है आज में, आज 130 का टारगेट है कि आज हम लोग 130 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों के कहने पर दोस्तों मैं 9:30 बजे प्रतिदिन लाता हूं प्रैक्टिस सेट जीके का। ठीक है, तो आप सभी लोग सपोर्ट करते रहना इसी तरीके से, जल्दी से। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शंकराचार्य। ठीक है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो वो थे शंकराचार्य। चलिए जी, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 111 कहता है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ जी, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है भिवानी, ऑप्शन नंबर बी है लुधियाना, ऑप्शन नंबर सी है जालंधर, ऑप्शन नंबर डी है तलवंडी। हाँ जी, कहाँ हुआ था दोस्तों। गुरु नानक जैसा कोई अभी तक से कहिए तो क्षत्रिय अभी तक से नहीं हुआ है दोस्तों। बहुत ही महान आदमी थे गुरु नानक देव, जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है, और सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे दोस्तों। उनका भी बहुत अच्छा कहानी है। ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो दोस्तों मैं उनके ऊपर बहुत बढ़िया से सूटेबल एकदम मोटिवेशनल कहानी जरूर बना दूंगा आपके लिए, अगर टाइम मिलेगा तो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहले प्रैक्टिस करते हैं। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, सभी लोग मिलाइएगा। जो लोग उत्तर बता रहे हैं तलवंडी में। ठीक है, कहाँ हुआ था, तलवंडी में। ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं उनका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 112 कहता है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों। आपने मेरा एक वीडियो लाया था 1 लाइन क्वेश्चन वाला, अगर उसको देखा होगा तो आप लोगों ने बता देगा इसका। आप लोग इसका उत्तर बता दोगे, जल्दी से देख के बता दो, जल्दी से बता दो आंसर। क्वेश्चन को देखो, जल्दी से बताओ, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बाबर। कौन थे,
हाँ बाबर थे दोस्तों। कौन थे? बाबर थे, बाबर ही होगा। ठीक है, अकबर मत मार देना, अकबर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये सब क्या है? मुगल वंश है। हुमायूं भी मुगल वंश का था, शेर शाह भी मुगल वंश का था। ठीक है, ध्यान रखना। और सबसे मुगल वंश में सबसे फेमस राजा कौन था दोस्तों? तो वो कौन था? याद करो, याद करो, मैंने उसका कहानी बताया था, जोधा अकबर, याद है ना? हाँ जी, कौन थे? अकबर थे, सबसे फेमस राजा कहा गया है अभी तक से। बहुत ही बढ़िया शासन किया था। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 113 कहता है, बाबर ने अपनी आत्म कथा, ठीक है, आत्मकथा यानी कि अपने बारे में तुझ ए बाबरी किस भाषा में लिखी? अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि बाबर ने अपनी आत्मगाथा कौन सा बुक में लिखा है, तो तुझ ए बाबरी बुक का नाम है। अब किस भाषा में लिखा, इस क्वेश्चन से भी पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फारसी, ऑप्शन नंबर बी है तुर्की, ऑप्शन नंबर सी उर्दू, ऑप्शन नंबर डी है हिंदी। हाँ जी, आंसर बता दीजिए आप सभी लोग जल्दी से। हाँ जी, तो चलिए देख लेते हैं आंसर दोस्तों। सभी लोग तो उत्तर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ ए बाबरी किस भाषा में लिखा था दोस्तों? तुझ ए बाबरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तुर्की में। ठीक है, तुर्की में लिखा था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर शाह, ठीक है, शेर खा, ठीक है, हुमायूं शेर खां ने निर्णायक रूप से पराजित हुआ? हाँ जी, किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ, यानी कि हुमायूं हार गया था दोस्तों? किससे? शेर खां से। कौन सा युद्ध में? कौन सा युद्ध में? याद करो आप लोग, याद करो। ऑप्शन नंबर ए है खानवा, खानवा, ठीक है, खानवा का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी है चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी है चौसा का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी है कनौज का युद्ध। किस युद्ध में हार गया था जी? किस युद्ध में हार गया था? चलिए देख लेते हैं आंसर। कौन सा युद्ध था? तो वो था कनौज का युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, किस युद्ध में हुमायूं हार गया था? तो कनौज का युद्ध में। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 115 आ गया, जल्दी से फटाफट आंसर करो। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा, जिसमें दोस्तों हुमायूं की जीवनी है, समझिए तो एक तरह से। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए रोशन आरा, ऑप्शन नंबर बी अब्बुल फजल, ऑप्शन नंबर सी है बंदा यूनी, ऑप्शन नंबर डी है गुलबदन बेगम। कौन थे? कौन थे जी जो हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किए थे? तो पुस्तक वाला से भी आता है, उसका मैं एक और स्पेशल वीडियो बना दूंगा दोस्तों, जिसमें से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा कि पुस्तक, जैसे एक क्वेश्चन आया था डार्विन वाला, ठीक है, डार्विन जी ने एक पुस्तक लिखा था द स्पीसीज ऑफ, ऐसे करके कुछ था एक क्वेश्चन, ठीक है, 2020 के लिए, उतना एक्यूरेट याद नहीं है, तो वही क्वेश्चन आया हुआ था। तो उसमें पुस्तक से 2 क्वेश्चन था, ठीक है, 2 क्वेश्चन था, एक बायोलॉजी वाला में यानी कि जनरल साइंस में से एक आया हुआ था, एक जीके में से आया था। तो ये सब 2 क्वेश्चन समझ रहे, 10 नंबर आपका दिलाएगा। तो उसको भी मैं कंप्लीट कर दूंगा, उसका एक 1 लाइन वाला दे दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा पुस्तक वाला में। चलिए इसका देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 116 कहता है, क्वेश्चन नंबर, शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए रोहतासगढ़, ऑप्शन नंबर बी है कालिंजर, ऑप्शन नंबर सी है सासाराम, ऑप्शन नंबर डी है पटना। शेर शाह का मकबरा याद करो कहाँ पे है। शेर शाह का मकबरा, नामे से पता लग जाएगा आपको। ये सब नहीं पता रहेगा तो कोई नहीं पता रहेगा। चलिए हाँ जी, हाँ जी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सासाराम में। कहाँ पे है शेर शाह का मकबरा? सासाराम में। तो याद कर लीजिए, जिनको नहीं पता है वो लोग याद कर लेंगे। चलिए जी, अब की आया है अकबरनामा। उस समय था हुमायूं नामा, अब क्या आया है? क्वेश्चन नंबर 117 कहता है, अकबरनामा की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर है फैजी, ऑप्शन नंबर बी अब्बुल फजल, ऑप्शन नंबर सी है बंदा यूनी, ऑप्शन नंबर डी अब्दुल रहीम खान खाना। हाँ जी, किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना। कौन थे दोस्तों? रहीम का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, याद रखना। देखो यहाँ पे शॉर्ट नेम है अब्दुल रहीम। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका अब्दुल फजल या बंदा यूनी या फैजी या अब्दुल रहीम खान खाना, क्या होगा? अकबरनामा की रचना दोस्तों। तो कौन थे वो अकबरनामा की रचना किए थे? सभी लोग मिलाइएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अबुल फजल। ठीक है, कौन थे? अब्बुल फजल थे, याद कर लीजिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 118 पे आ चुके हैं दोस्तों। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? ये युद्ध तो दोस्तों कुछ कहने के लायक नहीं। इतने जिद्दी इंसान महाराणा प्रताप के जैसा कोई हो ही नहीं सकता है दोस्तों। अकबर ने उनको हराने की खूब कोशिश की थी, लेकिन जिद के आगे कोई नहीं मान सकता था महाराणा प्रताप के आगे।
सोच लीजिए, अकबर के पास लाखों करोड़ों की सेना थी, मगर महाराणा प्रताप के पास गिने चुने 10,000 तक हो सकते थे, ठीक है, जिन्होंने वो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। और हल्दी घाटी में 300 साल बाद भी मिट्टी को अगर उठाया गया था ना, तो वहाँ पे खून से निकला था, खून निकला था। 300 साल बाद भी सोचिए, इतना भयंकर युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। तो देख लेते हैं कब हुआ था इतना भयंकर युद्ध। तो दोस्तों वो हुआ था 1572 ईस्वी में, ठीक है, 1572 ईस्वी में, याद कर लीजिएगा। फिर भी दोस्तों अकबर ने महाराणा प्रताप को नहीं हरा पाया था। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो इनकी मृत्यु दोस्तों शिकार करने के लिए गए हुए थे जंगल में शेर का, और उसी पंजे के दौरान लगने के दौरान उनको फिर घायल हो गए, और घायल होते होते कमज़ोर पड़ने लगे और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर अकबर ने भी शोक मनाया था, ताकि उनको, अकबर ने भी बोला था कि महाराणा प्रताप के जैसा कोई ऐसा वीर इंसान अभी तक से पैदा नहीं लिया है, समझे। अकेले सोच लीजिए 10 लाख करोड़ों के सेना के बराबर थे। उनका घोड़ा चेतक, जो कि वो लड़ाई में ही उनके साथ छोड़ गया था। चलिए आगे बढ़ते, ये सब कहानी तो होते रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 देख लेते हैं। किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? हाँ जी, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी दोस्तों? जल्दी से बताइए आपसे लोग। ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब। दोस्तों ये सब हिस्ट्री अगर पढ़िए ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग लेकर के पढ़िए, इंटरेस्ट जगाइए पहले अपने अंदर की हिस्ट्री में क्या होगा, क्या होता था पहले, एकदम पूरा अंदर से एकदम जागरूक कर दीजिए कि हिस्ट्री बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। फिर देखिए आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिएगा ना, एक को घुनी के बोरिंग नहीं आएगा, एक भी बोरिंग नहीं आएगा। आपको लगेगा कि एकदम कितना मज़ेदार चीज़ पढ़ रहे हैं, बस इंटरेस्टेड अंदर से जगा दो, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जहांगीर, ठीक है। किस मुगल शासक में न्याय की घंटी लगवाई थी? तो वो जहांगीर था, ठीक है। और मनसबदार कौन किया था? यहाँ पे आ जाएगा, अगला क्वेश्चन हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, निम्न में से किसके शासन काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? हाँ जी, निम्न में से किसके शासन काल में चित्रकला का सबसे अधिक विकास हुआ था? पटना कलम, जिसको हम लोग जानते हैं, पटना में हुआ था दोस्तों। कौन था? चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर देख लेते हैं दोस्तों। जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो जहांगीर, उनका राइट है, ठीक है। जहांगीर के शासन काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था, ठीक है। चलिए दोस्तों, बस और क्वेश्चन बचे हुए दोस्तों, अभी भर कंट्रोल रखना है, ताकि आपको एग्जाम में कंट्रोल नहीं करना है, वहाँ पे भड़ास निकाल देना है एकदम रंग के ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। अभी भर खाली कंट्रोल रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? देखिए आगे ना, मनसबदार जो कि बहुत ही फेमस था दोस्तों। और ये किसके काल में थे? क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में, मतलब ये पैरामेडिकल के एग्जाम में 2019 में आया हुआ था। मनसबदार प्रथा किसके समय में लागू किया गया था, या मनसबदार प्रथा को प्रचलित किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हो अकबर, उनका राइट है, ठीक है। मनसबदार प्रथा इन्हीं के थ्रू लाया गया था। इसमें क्या होता था कि मतलब कि जो भी राज्य के हैं, मतलब कि या तो महाराज, मतलब सैनिक जो होते थे, जैसे सैनिक हो गया, राजमहल के कोई भी, उनको मनसबदारी के थ्रू क्या होता था, खाने का, पीने का, रहने का सब चीज़ दिया जाता था मनसबदार में। लेकिन बशर्ते वो कहाँ का होना चाहिए? राजमहल में वर्क कर रहा होगा, यानी काम कर रहा होगा, ठीक है, उस मनसबदार में। इसका और भी कहानी है दोस्तों, डीपली जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्लास। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? आज जी, दिल्ली का लाल किला, ये क्वेश्चन आ गया। चलिए देखते हैं, आंसर बताइए जी। दिल्ली का लाल किला दोस्तों किसने बनाया था? तो वो कौन थे? 122 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाहजहां ने, ठीक है। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों, बहुत अच्छा। चलिए, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? अरे वाह, क्वेश्चन नंबर 123 आ गया, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? चलिए ऑप्शन नंबर ए नूरजहां, ऑप्शन नंबर बी है गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर सी है रोशन आरा, ऑप्शन नंबर डी है मुमताज महल। हाँ जी, किसकी याद में ताजमहल को बनवाया था? शाहजहां ने। किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने, लेकिन किसकी याद में बनवाया था जी? चलिए बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा? हाँ जी, क्या होगा? तो मुमताज महल, ठीक है, मुमताज की याद में बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा।
चलिए जी, अगला क्वेश्चन नंबर 124 कहता है जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। अंग्रेज व्यापारी जहांगीर के दरबार में कौन आया था जी? ऑप्शन नंबर ए कैप्टन हॉकिंस, ऑप्शन नंबर बी है सर टॉमस रो, ऑप्शन नंबर सी है एडवर्ड टेरी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन था जी जो कि जहांगीर के दरबार में आया था, वो भी अंग्रेज व्यापारी? चलिए देख लेते हैं आंसर। आंसर देखते हैं, मिलाइए सभी लोग। कैप्टन हॉकिंस थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा जी। हाँ जी, जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो कैप्टन हॉकिंस, उनका राइट है। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस जबरदस्त करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 125 आ गया, कहता है रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? हाँ जी, रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए फरुख सियर, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर सी है शाह जहांदार शाह। ठीक है, जहांदार शाह। ऑप्शन नंबर डी है शाह आलम दूतिया। हाँ जी, कौन सा ऐसा शासक था जी जिसको रंगीला कहते थे लोग? मुगल बादशाह था, लेकिन याद रखना मुगल बादशाह। चलिए देख लेते हैं सभी लोग। उत्तर तो करते रहिए आप लोग और मिलाते चलिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं उनका राइट है। मोहम्मद शाह को रंगीला मुगल बादशाह कहा जाता था। ठीक है, रंगीला कहा जाता था इनको। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 126 पे आ गए हैं। कहता है किस शासक के मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई थी? हाँ जी, किस शासक के मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई थी? ये तो लगता है कि हम लोग कर चुके थे। नहीं किए, अष्ट दिग्गज वाला किए थे, अष्ट प्रधान की नहीं, अलग है। ऑप्शन नंबर ए है अकबर, ऑप्शन नंबर बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर सी है शिवाजी, ऑप्शन नंबर डी कृष्णदेव राय। हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर? शिवाजी महाराज के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों, बहुत जबरदस्त हुआ था, इसकी कहानी भी है। शिवाजी के बारे में, शिवाजी के जो पुत्र थे उनके बारे में तो और जबरदस्त कहानी है, जो कि औरंगजेब के द्वारा हुआ था। बहुत ही क्रूर, बहुत क्रूर दोस्तों, एकदम पूरा पैर हाथ काट के उसको, शिवाजी का बेटा था उसको काट के एकदम, औरंगजेब था जो काट के एकदम नदी के किनारे फेंक दिया था। जब उससे नहीं हार रहे थे शिवाजी के पुत्र, तब जाकर के उनको जबरदस्ती किसी धोखाधड़ी के थ्रू उनको गिरफ्तार तो कर लिया, पकड़ लिया और उनको पूरा टार्चर किया। टार्चर करने के बाद गोर हाथ सब काट के उसको नदी के किनारे फेंक दिया। लेकिन महाराष्ट्र के लोग उस टुकड़े को सिलकर अंतिम संस्कार तो कर दिए, साथ ही इतने क्रोधित हो गए कि उसको औरंगजेब को महल में ही जाकर के मार दिए। समझिए कि मर गया, उसको मार दिए लोग, महाराष्ट्र के लोग। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। क्या था? शासक के मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई थी, तो वो थे शिवाजी के शासक के समय। ठीक है, शिवाजी जब शासक करते थे तो उनके मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई थी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 127 आ गया। क्वेश्चन नंबर 127 कहता है शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया? शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? ऑप्शन नंबर बी है तोरण में, ऑप्शन नंबर बी आगरा में, ऑप्शन नंबर सी है बेसीन में, ऑप्शन नंबर डी है रायगढ़ में। 127 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों, बहुत जल्द खत्म होने वाला है सीरीज। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम धरा करना है, एकदम पूरा दिल गार्डन हो जाना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब की बार टारगेट रखना है कि पूरा में पूरा ऑब्जेक्टिव सही हो। ठीक है, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? तो वो कराया था रायगढ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं उनका राइट है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 128 कहता है निम्न में से किस जाट को प्लूटो यानी कि अल्फातून कहा गया? कि निम्न में से किस जाट का प्लूटो, ठीक है प्लेटो सॉरी, निम्न में से किसे जाट का प्लेटो यानी कि अफलातून कहा गया? चलिए जिसका राइट आंसर देख लेते हैं। लगले राइट आंसर दे देता हूँ दोस्तों, वो हो जाएगा सूरजमल। ठीक है, कौन किनको कहा जाता था? सूरजमल को। याद कर लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 129 कहता है गुरुमुखी के लिपि के जनक थे। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है गुरु नानक देव, ऑप्शन नंबर बी है गुरु अंगद, ऑप्शन नंबर सी है गुरु रामदास, ऑप्शन नंबर डी है गुरु गोविंद सिंह। कौन थे गुरुमुखी लिपि के जनक? आंसर फटाफट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, राइट आंसर देखिएगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुरु अंगद। ठीक है, गुरु अंगद के थ्रू गुरुमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं गुरु अंगद को, इन्हीं के द्वारा लाया गया था। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट। इस लास्ट क्वेश्चन का दोस्तों एकदम सुस्वागतम कर दो, एकदम बढ़िया से इसको एकदम पागल बना दो। इस क्वेश्चन को इतना आंसर कर दो कि क्वेश्चन समझे कि हमको इतना आंसर काहे कर रहा है लोग।
चलिए क्वेश्चन पढ़ते एक बार। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक थे, यानी कि दोनों का मैचअप कौन है, यानी कि दोनों के एक ही होंगे। खालसा, ठीक है, खालसा सेना की स्थापना और पाहुल पर्व के प्रवर्तक दोनों एक ही है, लेकिन कौन है ये बताना है। तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करो, आंसर जल्दी से करो। तो ऑप्शन नंबर ए हरिकिशन, ऑप्शन नंबर बी तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर सी है हरगोविंद सिंह और ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह। कौन थे जी जो खालसा सेना की स्थापना भी किए थे, ठीक है, और पाहुल जो पर्व होता है सिखों का उसका प्रवर्तक भी थे, कौन थे? तो चलिए दोस्तों इसका सुस्वागतम हम भी कर देते हैं आंसर दे करके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट में बताना, लाइव में नहीं, कि आज का क्लास कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि सर मेरा इतना में इतना आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।